जो सेविंग्स हैं ये फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से ज़्यादा हैं। आप लॉयर हों, आप अकाउंटेंट हों, आप डॉक्टर हों, आप बिजनेसमैन हों, आपको आगाही होनी चाहिए इन्वेस्ट करने के हवाले से, फाइनेंशियल प्लानिंग के हवाले से। तो जब आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, यू एक्चुअली बिकम, एज वॉरेन बफेट ऑलवेज सेज, एन ओनर ऑफ दैट बिजनेस। तो उस इन्वेस्टमेंट को आपको उसी तरीके से देखना चाहिए, उसी तरीके से एनालाइज और जज करना चाहिए। किसी से टिप्स ना मांगे, किसी से शॉर्ट टर्म के लिए कि भाई मेरे पास 1 महीने के लिए एक्स्ट्रा पैसे हैं तो मैं किस शेयर में इन्वेस्ट करूं या लेवरेज करूं मैं। दोज आर श्योर शॉर्ट almost recipes for making losses. They need to save some amount from their earnings so that वो एक gradually उनकी जो wealth है वो build होना शुरू हो जाए। तरह मैंने शुरू में कहा था, आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो तहकीक करते हैं, घर जो भी एसेट खरीदने जाते हैं तो आपको खुद ही उसको, अगर आपकी जो जमा पूंजी है आपको उसको किस तरह प्रोटेक्ट करना है वो सिर्फ तालीम के थ्रू या आगाही के थ्रू कर सकते हैं। ऑडियंस, मैं जो सवाल आपके सामने रख रहा हूं वो आपसे मुताल्लिक है और ये वो लोग हैं कि जो एक फोरम पे इकट्ठे हैं, तो इससे अच्छा मौका आपके सामने नहीं हो सकता कि आप इनके तजुर्बे से फायदा उठाएं। सो प्लीज एक एक दो जल्दी से जवाब दीजिएगा मुझे। हैव यू एवर कंसिडर्ड इन्वेस्टिंग एज अ मींस ऑफ बिल्डिंग वेल्थ? रेज ऑफ हैंड्स। सर, वी हैव ऑडियंस ऑफ अराउंड से 200 people and you can judge how many are interested or they have ever considered investment as a tool of building wealth. All right, thank you, thank you. So, can anyone tell me what type of investments have you ever been interested? Like maybe stocks, mutual funds, real estate, gold, property की फाइलें, अब्बू का बिजनेस, अम्मी का सोना, या गद्दे में पैसे रखना? किन ऑप्शंस को कभी आप लोगों ने सोचा है कि थोड़े हो मेरे, ऐसी करूंगा इन्वेस्टमेंट में? रेज ऑफ हैंड्स काइंडली, ताकि हमारे पैनलिस्ट सुन सके। स्टॉक्स एंड शेयर्स के ऊपर हैं, और किसी ने म्यूचुअल फंड को कभी एक्सप्लोर किया? कुछ लोग हैं म्यूचुअल फंड वाले। रियल स्टेट वाले कितने हैं? प्रॉपर्टी की फाइलों वाले? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, एक और सवाल कर रहा हूं मैं आपकी इजाजत से। आप में से क्रिप्टो करेंसी वाले कितने हैं? सर, ये आप सबको देखने की जरूरत है कि क्रिप्टो करेंसी का सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है इसके अंदर। ऑल राइट, थैंक यू। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं, हाउ डू यू मतलब स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट दीज अपॉर्चुनिटीज? कैसे मालूम होता है कि यार कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मेरे पास है? सोशल मीडिया, अखबारात, न्यूज़पेपर, दोस्त यार, फैमिली? फैमिली न्यूज़पेपर से कौन पढ़ता है? थैंक यू सर। सोशल मीडिया से कौन कनेक्टेड है? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में वहां से पता लगता है आप लोगों को? वेबसाइट्स देखते हो आप लोग? ओके, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, दो सवाल आखिरी आपसे। आप लोगों का इन्वेस्टमेंट गोल क्या है? मैं दो कैटेगरीज में पूछ लेता हूं। द यंगर लॉट, लेस देन 25 years of age, what is your objective, gentlemen? More money? Good. कितनी? You need to know. Okay, sir, आपको आपका प्राइमरी इन्वेस्टमेंट गोल क्या है? To secure your funds और increase, उसको बढ़ाना चाहते हैं आप? Sir, what is your objective of investing? All right, thanks. और आखिरी बात कोई मुझे बताएगा कि हमारे जो इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स सामने बैठे हुए हैं, how confident are you guys in your ability to make investments? What is the confidence level? I need to know that my audience have the enough confidence that if I put up an opportunity in front of you, so you will make a decision. So on a scale of 1 to 10, how confident are you? 5, 6, 8? Usman sahab, how confident are you? Mateen sahab? Sir, 8. Okay, youngsters, ladies, please, how confident are you कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी पड़े तो आप समझते हो कि हाँ मैं कर सकती हूँ इन्वेस्टमेंट? 7. So sir, we have a range from 4 to 9, some very experienced sir, but overall I believe 5 to 6 से ज्यादा का हमारा एवरेज नहीं होगा. Right. Thank you sir, thank you for your answers. And sir, now from this point onward, I will hand over the podium to you. The audience is in front of you. You know their mentality, you know their answers.
So now I would request the Honorable Chairman SSCP to share his insight views with you guys. Over to you, sir. आई थिंक मुर्तज़ा आपने क्वेश्चंस तो पूछ लिए इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, सो एक क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा, हाउ मेनी एक्चुअली नो व्हाट एसईसीपी इज़, सो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या उनका नॉलेज है या क्या अंडरस्टैंडिंग है. सो हार्डली एनीबडी, प्लीज़ रेज योर हैंड इफ़ यू नो समथिंग अबाउट एसईसीपी. ओके, so I see a lot of ex-employees are raising hands or current employees raising hand. I think this actually shows it's a reflection on SECP itself. अगर लोग नहीं जानते, कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसका जो बेसिक क्राइटेरिया है, आपने घर लेना हो, इंसान की ज़िंदगी में कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उसमें घर है, गाड़ी है, एनीथिंग विच इज़ ड्यूरेबल. अगर आपने फ्रिज भी लेना हो, एसी लेना हो, चाहे आप इंटरनेट पे जाएं, आप दुकानों पे जाते थे पहले, अब इंटरनेट पे देख लेते हैं, दोस्तों से पूछते हैं. गाड़ी अगर ख़रीदनी हो, ख़ासतौर पे वो सेकंड हैंड हो, तो आप 2-3 दोस्तों को लेकर जाते हैं जो कुछ सेल्फ क्लेम्ड एक्सपर्ट होते हैं, वो बजा के देखेंगे, नीचे देखेंगे पेंट हुई हुई है, लगी हुई है. इस तरह घर जाएंगे तो आपको टाइटल का एक इशू होता है कि जी टाइटल का इसका है, इन्हीं साहब की है या नहीं है. अगर घर कंस्ट्रक्टेड है, प्लॉट नहीं है, तो उसके अलग इशूज़ हैं. सेम होल्ड्स ट्रू फॉर एनी इन्वेस्टमेंट्स, इवन इफ इट इज़ अ स्टॉक मार्केट. सो पहला असूल इज़ कि आपके पास टूल होना चाहिए जिसको हम कहेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी, कि आपको आगाही होनी चाहिए. अब इसमें मुझे नहीं पता, आई नो पाइड कर रहा है, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, बट ये जो सेविंग्स हैं ये फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से ज़्यादा हैं. आप लॉयर हों, आप अकाउंटेंट हों, आप डॉक्टर हों, आप बिजनेसमैन हों, आपको आगाही होनी चाहिए इन्वेस्ट करने के हवाले से, फाइनेंशियल प्लानिंग के हवाले से. आपने नोट नहीं किया, जो मुर्तज़ा सवाल पूछ रहा था उसमें से ज़्यादातर प्लानिंग के हवाले से थे. इन्वेस्ट सेविंग करनी है, नहीं करनी, अगर करनी है तो क्यों करनी है, अगर फिर क्यों के साथ आपको टाइम होराइजन आ जाएगा. फिर आपका, उन्होंने यहाँ से साहब ने कहा कि मुझे प्रिजर्वेशन भी चाहिए और रिटर्न भी चाहिए, तो आपका टॉलरेंस आ गया, आपके अपने होराइजन आ जाता है, अपनी कैपेसिटी आ जाती है कि कितना रिस्क मैं लेना चाहता हूँ. तो उसके साथ में लिक्विडिटी आ जाती है. मोस्ट प्रॉब्ली आपने रियल इस्टेट पे, यू आर द ओनली वन टू रेज हैंड. अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, ख़रीदने में कितना टाइम लगता है और बेचने में कितना टाइम लगता है, तो दैट इज़ अ रिलेटिवली इनलिक्विड इन्वेस्टमेंट. उसके अंदर भी अगर साइज़ बड़ा हो प्लॉट का, उसका रेट और है, या बिल्डिंग का या घर का. अगर छोटा हो तो उसका कम है. सो लिक्विडिटी, टाइम होराइजन, प्राइस डिस्कवरी एंड द प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइटल, ये 3-4 चीज़ें तो गिवन हैं. बट जो मार्केट रिस्क है, रियल इस्टेट का भी साइकिल होता है, मार्केट नीचे चली जाती है, ऊपर चली जाती है, दैट होल्ड्स ट्रू फॉर स्टॉक मार्केट ऑल्सो. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर एनी इन्वेस्टर, एंड आवर मेजर रोल एज अ रेगुलेटर इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस. दैट्स द फर्स्ट थिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग के हवाले से, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, एंड देन ऑफ कोर्स प्रोवाइड द मैकेनिज्म. और अभी जिस तरह मुर्तज़ा ने कहा क्रिप्टोज़ के हवाले से, I think that's the major change technology has taken. Majority of the people raise their hand कि जी हमने social media से किया. And second is how quickly you are able to actually onboard yourself. आप कितनी जल्दी अकाउंट खोल लेते हैं. अगर मैं ये कहूँ कि जी आप ब्रांच में आएँ, साथ में 2-4 रेफरेंस भी लेके आएँ या डॉक्यूमेंट्स भी लेके आएँ, आज मेरा सिस्टम नहीं चल रहा, आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होगी, तो कोई आदमी, इतना टाइम नहीं है आज के दौर में, वो उसी वक्त जाएगा वेबसाइट पे एंड ही विल एबल टू ओपन एन अकाउंट देयर एंड देन स्टार्ट ट्रेडिंग. सो हम लोगों ने, SECP ने, CDC, NCCPL, PSX ने मिलके एक सेंट्रलाइज गेटवे पोर्टल भी बनाया है, जिसके अंदर आप एक बार अकाउंट खोलेंगे तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसी अकाउंट के थ्रू, उसी ऑनबोर्डिंग के थ्रू आप कर सकते हैं. इसी तरह अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना उसमें ब्रोकरेज हाउस में खोलेंगे, उसी ऑनबोर्डिंग में एक बार ऑनबोर्ड होंगे तो आप इंश्योरेंस, ब्रोकरेज और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकेंगे. आजकल IPOs पिछले कुछ 2 महीने में 4-5 IPOs आए हैं. अगर आपने IPO में इन्वेस्ट करना है, इफ़ आई पुट माई सेल्फ इन योर एज ब्रैकेट, तो उस ज़माने में पहले बैंक से जाके फॉर्म लाना, फिर जिस बैंक में बैंकर टू द इशू फ़र्क होता था, आपका अकाउंट किसी और में होता था, तो उससे जाके उसे अटेस्ट करवाना. नाउ यू कैन एक्चुअली, वंस यू हैव ऑनबोर्डेड इन द ई-पोर्टल्स, तो आप घर से बैठ के ऐप के थ्रू भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं IPO को. बट इवन having all these tools available, that needs awareness, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि काफ़ी लोगों को या मालूम भी है
कि ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वेयर एज दे नो अबाउट अदर एसेट्स, चाहे वो लीगल है या नहीं है, बट दे हैव द एक्सेस. तो एक चीज़ बोथ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस इवन इन केस ऑफ ऑनबोर्डिंग. फिर दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप आता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं, किस फॉर्म में हैं, क्या रिस्क हैं, वो फिर PSX, NCCPL, CDC आपको बताएंगे. हमारा एज अ प्राइम एपेक्स रेगुलेटर देन इशू कम्स इन कि जो एसेट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके जो डिस्क्लोजर्स प्रॉपर हैं, कंपनीज जिनके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो ऑडिटेड हैं, आया उसके अंदर कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन विदहेल्ड तो नहीं है. So our main focus is investor protection once investor comes in. First is creating education, financial literacy. Second is facilitating onboarding. Once they are onboarded, then the protection in the shape of misdisclosure or lack of disclosure. फिर उसमें corporate जो democracy है, board पे आना, elections में participate करना. We have recently कुछ steps लिए हैं और कुछ और भी they are in the pipeline. इंशाल्लाह by end of June they will be in public. जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स मीटिंग होती है, उसको किस तरह फैसिलिटेट करें. वी आर लुकिंग एट यूज टेक्नोलॉजी. आपको जो रजिस्टर्ड ऑफिस है एज अ लॉ, एज अ प्रैक्टिस एंड लॉ, जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस या रजिस्टर्ड सिटी के अंदर होती है. अब समबडी हु हैज़ अ 500 और 1000 शेयर्स वो कराची फ़्लाइट लेके नहीं जाएगा उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए. तो उसको इफेक्टिव करना, उसकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाना. तो ई वोटिंग इज़ अनदर मैकेनिज्म. आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी टू डेवलप द ई वोटिंग प्लेटफॉर्म. तो वो फॉर्मल लॉन्च भी हो चुका हुआ है, बट उसकी अवेयरनेस अगेन समथिंग ऑन आवर पार्ट एंड देयर पार्ट. एंड जो उसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कल्चर है फैमिली ओन्ड. इवन इफ कंपनीज आर लिस्टेड दे आर प्रीडोमिनेंटली फैमिली ओन्ड. उसमें जो मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स को किस तरह प्रोटेक्ट करना विदाउट एक्चुअली एंड क्रिएट अ बैलेंस वेयर the company itself move forwards in the public interest. So I'll talk about these three things. Financial literacy is the first, onboarding is the second, and third is the investor protection. Later on, if somebody has any question, I'll be more than happy to answer that. Sounds good now? Great, thank you. Thank you, आकिब साहब. इन्वेस्टमेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको, जिस तरह आकिब साहब ने कहा कि एक तो लिटरेसी होनी चाहिए, आपको मालूम तो हो कि होता क्या है. दूसरा, आपको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के बारे में अगर कॉन्फिडेंस है तो आप मार्केट में बेहतर पार्टिसिपेट कर सकते हो. तीसरी बात गवर्नेंस की सर ने की कि हमारी मार्केट्स आर देयर वेरी वेल गवर्न्ड. तो जो परसेप्शन आप लोग मीडिया में अमूमन सुनते हो, मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा, मगर अगर आप रेगुलेटर से बात करेंगे और जो स्टॉक के लोग हैं और ये इंस्टीट्यूशंस ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी इतना अच्छा स्टैब्लिश कर दिया है और सिस्टम्स भी इतने अच्छे इन प्लेस हैं कि बहुत ईजीली आप सारी इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी कंप्लीट कर सकते हो. सो मूविंग ऑन, मैं अब फारूक साहब की तरफ आऊँगा. फारूक साहब, आपने देखा लोग क्रिप्टो में ज़्यादा हैं, आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एंड यू हैव एन इमैक्युलेट सर. आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी यूथ को वेल्थ बिल्ड करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट पे क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी. इट्स अ रियल प्लेजर टू बी हियर एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू बी हियर. एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा जो पहले पूछा था कि यहाँ पर कितने लोग आप लोगों का है ब्रोकरेज अकाउंट और एक्चुअली आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया. How many people have actually done that? Couple of people who are nearer my age, but none of the youngsters seem to have a live active account. तो I think I'm very glad कि आप लोग सब यहाँ पर आए हैं, क्योंकि knowing about savings and investment is an essential life skill. It's not a nice to have. You must know how to save, how to invest for your own well-being and for your financial security. It doesn't matter what career you are in, चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे आप बैंकर हों, चाहे आप हाउसवाइफ हों, it is an essential skill for you to know, and I believe it's especially important for women to know how to handle, how to save and how to invest. शुरू में investing particularly in the stock market might seem a bit daunting, मगर थोड़ा सा effort के साथ it can actually be quite straightforward and can be quite rewarding. So in the next sort of 10 minutes or so, I will give, Akif Saab has set a good overview of the markets. Nazeek karo? Acha, okay, sorry. Okay. Anyway, I hope you heard my opening points. But I will just go through in the next 10 minutes a little bit more detail of
स्टॉक मार्केट में क्या होता है, व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द पोटेंशियल रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स। तो जब आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, यू एक्चुअली बिकम, एज वॉरेन बफेट ऑलवेज सेज, एन ओनर ऑफ दैट बिजनेस। तो उस इन्वेस्टमेंट को आपको उसी तरीके से देखना चाहिए, उसी तरीके से एनालाइज और जज करना चाहिए। किसी से टिप्स ना मांगे, किसी से शॉर्ट टर्म के लिए कि भाई मेरे पास 1 महीने के लिए एक्स्ट्रा पैसे हैं तो मैं किस शेयर में इन्वेस्ट करूं या लेवरेज करूं मैं। दोज आर श्योर शॉर्ट ऑलमोस्ट रेसिपीज फॉर मेकिंग लॉसेस। तो कैपिटल मार्केट्स और स्टॉक मार्केट्स जो हैं उनके 2 मेन सेगमेंट्स होते हैं। एक प्राइमरी मार्केट, जहां पर जिस तरह आकिब साहब कह रहे थे, आईपीओज, अभी पिछले 2 महीने में 4 नए आईपीओज हुए हैं। सो नई कंपनीज जो आती हैं वो अपने शेयर्स ऑफर करती हैं। और दूसरा जो सेगमेंट है वो सेकेंडरी मार्केट है, जहां पे कंपनीज जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं उनके शेयर्स इन्वेस्टर्स बाय कर सकते हैं। एंड दीज आर बोथ ऑब्वियसली वेरी क्लोजली लिंक्ड। प्राइमरी मार्केट्स आर एज गुड एज इफ देयर आर वाइब्रेंट सेकेंडरी मार्केट्स। तो जो स्टॉक एक्सचेंज काम करता है एक्चुअली इकोनॉमी में, it helps to grow savings, and it helps to then direct those savings and resource allocation towards productive and profitable sectors of the economy. So ये basic function है जिसमें as investors आप लोग अपनी savings में participate कर सकते हैं। तो इससे ना सिर्फ आप खुद गेन करेंगे बल्कि मुल्क की इकोनॉमी भी इससे गेन करेगी। यहाँ पर ऑब्वियसली आप लोगों ने किसी ने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, और जो शुरू में भी सवाल पूछा था तो काफ़ी लोगों को इल्म नहीं है कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो PSX की जो वेबसाइट है उस पर बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, ईजिली एक्सप्लेन्ड है। हम लोग रेगुलर कोर्सेज भी रन करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, इन पर्सन कोर्सेज टू शेयर कि किस तरह इन्वेस्टमेंट किया जाती है। उसके अलावा हम रेगुलरली पोस्ट करते हैं टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर पर। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करें। हम लोग की वर्चुअल पोर्टफोलियो की गेम भी है जहाँ पे आप लोग रियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं टू लर्न विदाउट इन्वेस्टिंग योर ओन मनी। तो यूज ऑल दीज रिसोर्सेज, रीच आउट टू अस, एंड यू नो दैट इज द ओनली वे दैट यू विल लर्न। तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। स्टॉक्स एंड शेयर्स तो मोस्ट ऑब्वियस हैं, जैसा मैंने कहा कि यू बाइंग एंड बिकमिंग एन ओनर ऑफ अ बिजनेस। दे हिस्टोरिकली पाकिस्तान में भी मगर ग्लोबली बहुत सारी स्टडीज हैं कि stocks have given the highest risk return ratio of any asset class। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि आप ठीक से समझें और एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इन्वेस्ट करें। मेरे ख्याल में एटलीस्ट 3 to 5 years का व्यू होना चाहिए। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, आप लोग सब माशाल्लाह यंग लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वन ऑफ द की फैक्टर्स in giving a good return on investments is the ability to have a long term horizon। और एज इज ऑन योर साइड। जितना जल्दी आप लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपनी साइड के ऊपर बायस करेंगे, बिकॉज यू नीड दैट लॉन्ग टाइम होराइजन टू राइड आउट मार्केट वॉलेटिलिटीज, अदर इवेंट्स दैट हैपन इन ऑल मार्केट्स। तो मैं ये कहूँगा कि जितने जल्दी हो सके सीख कर आप लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करें, चाहे छोटे अमाउंट से करें मगर स्टार्ट करें, एंड देन यू विल लर्न। और स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर रिप्रेजेंटेड। तो यू कैन डिसाइड मुझे बैंक्स में जाना है, मुझे रियल एस्टेट में रीट्स के थ्रू जाना है, मुझे ऑयल एंड गैस में जाना है, टेक्सटाइल में जाना है। सो सारी वैरायटी ऑफ सेक्टर्स अवेलेबल हैं और ऑलमोस्ट तकरीबन 535 कंपनीज लिस्टेड हैं। इसके साथ साथ वो इन्वेस्टर्स हु हैव अ प्रेफरेंस फॉर इन्वेस्टिंग अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया प्रिंसिपल्स, वो भी हमारे पास ऑलमोस्ट आधी जो हैं कंपनीज लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में और मार्केट कैपिटलाइजेशन आर शरिया कंप्लायंट। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ETFs हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि शरिया कंप्लायंट हैं। तो वो भी एडवांटेज आप लोग ले सकते हैं। और माशाल्लाह पिछले 3 साल से PSX हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज द बेस्ट Islamic mutual stock market in the world। एक और चीज़ मैं हाईलाइट करूंगा कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अगर आप फील करते हैं कि आपके पास टाइम या नॉलेज नहीं है कि कंपनीज को रिसर्च करूं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन करूं, तो फिर जो सही चीज़ है वो अच्छे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना। और दुनिया में ज़्यादातर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं वो मार्केट में थ्रू म्यूचुअल फंड्स या थ्रू ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो अब 9 है लिस्टेड हमारी मार्केट में,
उनके थ्रू आते हैं, तो इन ऑप्शंस को भी आप लोग स्टडी करें। इसके अलावा जो लेस रिस्की हैं, किसी का एटीट्यूड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए डेट सिक्योरिटीज़ भी अवेलेबल हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने शायद देखा है अखबार में, 3-4 महीने पहले गवर्नमेंट ने अपने सुकूक स्टॉक मार्केट के थ्रू इशू करना शुरू किए हैं, तो आप लोग वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बॉन्ड्स एंड डेट, स्पेशली अगर आप उनको होल्ड करें मैच्योरिटी तक, तो उनकी रिस्क जो है कदरे कम होती है, मगर ऑब्वियसली उनका रिटर्न भी फिर उतना ही कम होता है। और PSX के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोग IPOs में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू eIPO, और गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज़ की ऑक्शंस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप लोग। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एज अ स्टॉक मार्केट और SCCP, NCPL, CDC हम लोगों ने बहुत काम किया है कि जितना आसानी से लोग एक्सेस कर सकें स्टॉक मार्केट में, उतना पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, रोशन डिजिटल अकाउंट्स, दुनिया में कहीं भी ओवरसीज पाकिस्तानीज बैठे हुए स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोल सकते हैं। आप लोग भी कहीं भी बैठे हुए हों, चाहे DI खान में हों, चाहे सक्खर में हों, चाहे इस्लामाबाद में हों, आप लोग ऑनलाइन जाकर अपने ब्रोकर के थ्रू, और ऑलमोस्ट 70-80 ब्रोकर्स जो हैं वो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग अब जो है ऑफर करते हैं। हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क होती है, उसको भी समझना चाहिए, और जो सबसे बेहतरीन तरीका है रिस्क को मैनेज करने का इज़ टू डाइवर्सिफाई। तो आपको सबसे पहले खुद सोचना चाहिए कि मेरा अपना रिस्क प्रोफाइल क्या है, कितना मैं रिस्क लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और उसके अलावा उस लाइन में फिर अपना आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें। अगर आपका 100 रुपये हैं, कितना शेयर्स में डालना चाहते हैं, कितना बॉन्ड्स में, कितना कैश बैंक में रखना चाहते हैं, तो रियल एस्टेट में जाए, ताकि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होए आपका रिस्क को मैनेज करने के लिए। आई होप यहाँ पर आप में से कई एंटरप्रेन्योर्स भी बनेंगे और कैपिटल रेज करने के लिए भी PSX आएंगे, तो थ्रू IPO that is also another opportunity that you must understand. तो conclusion में, and then we'll have, I'm sure, Q&A. I would just like to say कि, as I said, it's a crucial life skill to learn how to invest and save and how to invest. It is important that you start as early as possible, because वो time horizon will give you the ability to ride out the risk. So जितने यहाँ पे काफ़ी young लोग हैं, मैं उनको ये चीज़ कहूँगा कि इस हैबिट को जितना जल्दी अपनाएं, हर महीने whatever your salary is, बड़ा अमाउंट, छोटा अमाउंट, give some amount every month for charity and put aside some amount for your savings and investment, and inshallah this way you will take care of both your spiritual needs as well as your material needs. Thank you जी। थैंक यू सर। और क्योंकि यंगस्टर्स बैठे हैं, वो सेविंग की बात होती है सर, तो उनको समझ जरा आती है। मैं उनको कहता हूँ यार, एक पिज़्ज़ा पार्टी छोड़ो तो एक 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट होती है, एक लार्ज साइज पिज़्ज़ा। सो इट्स नॉट बिग ऑफ अ डील। आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट कर सकते हो, और जिस तरह सर ने बताया कि यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन एप्स, सो क्रिप्टो पे बहुत लोग हो, तो जो हमारे लीगल फोरम्स अवेलेबल हैं, बीइंग SCCP चेयरमैन साहब ने भी यही कहा कि आप उन फोरम्स को अडॉप्ट कीजिए जिनको SCCP लाइसेंस करता है। ये वेल रेगुलेटेड हैं और बहुत ईजी टू ऑपरेट है। सो थैंक यू सर। मूविंग ऑन, हमारे साथ मौजूद है लुकमान। लुकमान का ताल्लुक जो है कैपिटल मार्केट के इंस्टीट्यूशंस में से एक बहुत अहम इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है नेशनल क्लियरिंग कंपनी। हमारे जो दोस्त इससे वाकिफ़ नहीं है, ताकि वो उनका किरदार समझ सकें, मैं एक लाइन में बता देता हूँ। जब आप लोग स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हो ना, 10 रुपये का एक शेयर खरीदते हो और 12 रुपये का बेचते हो, तो वो जो 2 रुपये का प्रॉफिट होगा, इसकी जो सेटलमेंट है कि ये 2 रुपये कहाँ कैलकुलेट हो रहे हैं, वो इदारा है जिसको लुकमान हेड करते हैं कि आपका नेट सेटलमेंट्स कैसे होंगी। तो ये आपकी स्टॉक ट्रेडिंग की सेटलमेंट का इदारा है। तो मैं लुकमान को दावत दूंगा। लुकमान, हमारी ऑडियंस की बातें आपने सुनी, आपने फरूख साहब को सुना, आपने आकिफ साहब को सुना, तो जरा अगर आप डाइल्यूट करके आसान जबान में, आसान भाषा में हमारे दोस्तों को ये बताएं, ताकि इनका इंटरेस्ट भी कायम रहे, कि आपका इदारा क्या करता है और हाउ यू कैन सपोर्ट देम इन ज्वाइनिंग द कैपिटल मार्केट्स। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने कहा, मेरी जो कंपनी है नेशनल क्लियरिंग कंपनी, वो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो भी ट्रेड होता है स्टॉक मार्केट में, उसकी सेटलमेंट करती है। तो वो उसका जो एक मेजर फंक्शन है वो रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन है, कि आप अपने मार्केट के रिस्क को, ब्रोकर के रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं।
दूसरा जो भी ट्रेड होता है उसमें हम सीसीपी का किरदार अदा करते हैं, और तीसरी जो अहम चीज़ है, हम एक और सर्विसेज करते हैं जो कि कैपिटल गेन टैक्स है। इसके अलावा जो सबसे अहम है वो ये है जो फारूक ने बताया कि आपको जब ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग करना होता है तो ये ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी में भी नेशनल क्लियरिंग कंपनी का एक किरदार है, और नेशनल क्लियरिंग कंपनी वो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और जैसे पहले तो वो जो 70-80 ब्रोकर्स थे, जो ऑनलाइन ब्रोकर्स थे, उनके थ्रू ही ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो सकता था, बट अब नेशनल क्लियरिंग ने अपनी वेबसाइट के थ्रू भी ये फैसिलिटी अलाउ कर दी है, तो उसके थ्रू भी आप ब्रोकर को चूज करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये तो एक चीज हो गई, मगर मेरा ख्याल है वो काफी थोड़ा सा बैक ऑफिस फंक्शन है, और जो आज हमारा यहाँ पे सेमिनार है उसका टॉपिक है हाउ टू बिल्ड द वेल्थ थ्रू इन्वेस्टर। उसमें सबसे अहम चीज तो ये है कि इस स्टेज पे जो कि यंगस्टर्स हमारे साथ हैं और जो एज के मैच्योर लोग भी हैं, उनको सबसे पहले तो ये रिजॉल्व करना चाहिए कि जैसा कि मुर्तज़ा ने बताया कि दे नीड टू सेव सम अमाउंट फ्रॉम देयर अर्निंग, सो दैट वो एक ग्रेजुअली उनकी जो वेल्थ है वो बिल्ड होना शुरू हो जाए। और मेरा ख्याल है उस पर काफ़ी सारी बातें दूसरे लोगों ने कर ली हैं, तो मैं ये उस पर नहीं करता कि वो किस तरह इन्वेस्ट करें, लेकिन जो मेरी कंपनी का रोल है रिस्क मैनेजमेंट वाला, मेरा ख्याल है वो सबसे अहम चीज़ है जो कि हमें अप्लाई करना चाहिए अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते हुए भी। तो एक जो हमारा गोल होना चाहिए, सेविंग होना चाहिए, दूसरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और सम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, मगर उसी के साथ साथ आपकी वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर भी होनी चाहिए, क्योंकि ये जितने लोग भी क्रिप्टो में गए हैं उसका जो भी नंबर था उनका रिजल्ट हमारे सामने है। मोर देन 80-90% लोगों ने वहां से अपने कैपिटल को बर्न किया है और वो आज वहीं खड़े हैं जहां वो पहले थे। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें वो एरिया ज़रूर डिफाइन कर लेना चाहिए कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी किस एरिया में, और हमारे पास जैसे अब मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं उसको इवेल्युएट कर लेना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो स्टॉक का बारे में बात हुई, स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिक्स इंटरेस्ट में कर सकते हैं। आपने अगर स्टॉक में बिल्कुल नए हैं तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू आना चाहिए और लर्न करना चाहिए कि उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपका क्या गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। सिमिलरली हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो था वो क्रिप्टो से पहले रियल एस्टेट होता था। आज भी जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं वो रियल एस्टेट में, फाइल्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए भी प्रोडक्ट अब काफ़ी तेज़ी से आ रही हैं स्टॉक मार्केट में, और उसको हम रीट कहते हैं। तो उनको रीट में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां 20% या उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है और जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा सेफ भी है। तो उस एवेन्यू को भी आपने देखना चाहिए। तो जो भी आपका वेल्थ का या इन्वेस्टमेंट का एक जो एपेटाइट है उसको डिफरेंट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम लेवल पे अपने रिस्क को मैनेज कर सकें, और उन चीज़ों को सबको देखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मेरी यही एडवाइस है। और आपको सेविंग ज़रूर करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, और अगर आपने उस पैसे को बैंक में रखा हुआ है तो वो हर साल अपनी जगह पे स्टे नहीं कर रहा, वो कम होते जा रहा है। तो उस पर्पस के लिए भी आपको अपने जो भी पैसे हैं, जो भी वेल्थ है, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए टू मिनिमाइज योर डिटोरिएशन या डिप्रिसिएशन ऑफ योर वेल्थ। थैंक यू जी। थैंक यू लुकमान। मैं आप लोगों से क्वेश्चंस लूंगा, बट हमारे आखिरी पैनलिस्ट जो हैं वो जफ़र हैं। जफ़र रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी को, और मैं अपने दोस्तों के लिए बता दूं सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी क्या चीज़ है। फ़ारूक CEO हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। आप लोग जब शेयर खरीदते और बेचते हो तो वो जो ट्रांजैक्शन होती है वो स्टॉक एक्सचेंज में होती है, जिसको फ़ारूक हेड कर रहे हैं। उसकी सेटलमेंट जो है वो उस डिपार्टमेंट में, उस इदारे में होती है जिसको NCCPL कहते हैं, जिसको लुकमान हेड कर रहे हैं। मगर जब आपने 10 रुपये का एक शेयर खरीदा और वो खरीद के रखेंगे कहाँ, वो रखने वाला जो इदारा है वो इदारा है जिसको हम सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी कहते हैं, और जफ़र उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेंट्रल डिपॉजिटरी एक ऐसा इदारा है जहां आपके शेयर्स को एज अ कस्टोडियन होल्ड किया जाता है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सो जफ़र, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। यार मसला ये, मैंने शेयर्स लिए थे वो गुम हो गए, आप सेंट्रल डिपॉजिटरी हो, क्या ये मुमकिन है? अगर आप हमारे दोस्तों को बताएं कि शेयर खरीदेंगे, बेचेंगे और रखेंगे कहाँ, अकाउंट कौन कौन से हैं, ये कैसे खोल सकते हैं वो अकाउंट, और कितना आसान है इनके लिए इस चीज़ को करना? बिल्कुल जी,
थैंक यू वेरी मच सेंट्रल डिपॉजिट, पहले सेंट्रल डिपॉजिटरी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सेंट्रल डिपॉजिटरी की हिस्ट्री क्या है। सेंट्रल डिपॉजिटरी जब पहले कभी सेंट्रल डिपॉजिट सिस्टम नहीं हुआ करता था, शेयर्स में ट्रेडिंग हुआ करती थी, तो जो लोग शेयर्स सेल और परचेज किया करते थे वो फिजिकल फॉर्म में शेयर्स सेल एंड परचेज होते थे। यानी आपने सर्टिफिकेट दिया, आपने बेचा और दूसरे बंदे ने जिसने परचेज किया उसने अपने पास वो रख लिया। दुनिया में चेंज आती रही, डिजिटाइजेशन की तरफ दुनिया जाती रही, एंड देन उसके बाद एक ज़रूरत महसूस हुई कि हमें ये शेयर्स की जो ट्रांजैक्शन है हमें इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना चाहिए। तो इसके लिए 1997 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक सेंट्रल डिपॉजिटरी एक्ट पास किया था, जिसके तहत सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी वजूद में आई। सेंट्रल डिपॉजिटरी का मेन पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड आपको जो फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स हैं आपको उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको कस्टडी प्रोवाइड की जाए, कि जो भी आप लोग शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में, जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में किसी ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर रहे होंगे, तो वो किसी ना किसी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए उस सिक्योरिटी को एलिजिबल होना पड़ेगा। वो सिक्योरिटी एलिजिबल होगी सीडीएस सिस्टम। सीडीएस सिस्टम जो है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी जो है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन उस सिक्योरिटी को एलिजिबल करेगा, एंड देन इट विल बी अवेलेबल फॉर द अगर वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी होगी तो स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल होगी और वो ट्रेडेबल हो जाएगी। अच्छा, अब आपने कोई भी शेयर्स, मिसाल के तौर पे आपने कोई भी शेयर परचेज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपके पास इन्वेस्टमेंट करनी है अगर आपने स्टॉक मार्केट में, तो सबसे पहले आपको किसी ब्रोकर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रोकर्स ही आप लोगों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप लोग स्टॉक एक्सचेंज में अपनी ट्रेडिंग कर सकें। वंस यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी इन द स्टॉक मार्केट, आपने एक स्टॉक मार्केट से किसी ब्रोकर के थ्रू कोई भी एबीसी सिक्योरिटी आपने परचेज कर दी। अब आपने परचेज तो कर दी, अब आप किस तरीके से उन सिक्योरिटी के ऑनर बनेंगे? इसके लिए सीडीसी सेंट्रल डिपॉजिट सिस्टम जो है वो आपको अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी कि जो भी किसी भी इन्वेस्टर ने शेयर परचेज करना है, उस शेयर्स को उसने पार्क करना है अपने एक सीडीसी अकाउंट में। अब सीडीसी अकाउंट जो होते हैं मेनली दो कैटेगरीज के होते हैं। एक होते हैं जो डायरेक्टली जब भी आप किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खोल रहे होंगे तो वो सीडीसी सब अकाउंट वहाँ पे आप ओपन कर रहे होंगे। जब भी आप उस ब्रोकर के थ्रू शेयर परचेज करेंगे तो आपका जो ट्रेडिंग मैकेनिज्म, इकोसिस्टम, जो स्टॉक एक्सचेंज का इकोसिस्टम है, वो उसमें बैक एंड पे मार्क हुआ होगा और वो ऑटोमेटिकली जो आपने शेयर परचेज किए होंगे वो आके आपके उस सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में आके पार्क हो जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ा जैसा से मुर्तज़ा भी बात कर रहे थे और कि रिस्क हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लोग इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो क्या वो हमारे अकाउंट में भी शेयर्स आए हैं कि नहीं आए हैं? तो उसके लिए आपको हमने जब भी आप किसी ब्रोकर को सिलेक्ट करें तो आप उसको ज़रूर ये वेरीफाई कर लें कि क्या वो स्टॉक एक्सचेंज का एलिजिबल ब्रोकर है और वो सीडीसी के साथ रजिस्टर्ड है। तभी उसके पास जब भी आप अकाउंट खोलेंगे तो आपने ये भी मेक श्योर करना है कि वो आपको सीडीसी अकाउंट नंबर आपको प्रोवाइड कर रहा हो, ताकि अगर आपका सीडीसी अकाउंट नंबर होगा तभी वो शेयर्स जो है उस अकाउंट में आके पार्क होंगे। अब आपने परचेज कर लिया, एक शेयर्स परचेज कर लिया, तो नेशनल जिस तरह से स्टॉक ब्रोकर के थ्रू परचेज किया, नेशनल क्लियरिंग सिस्टम उसकी एक क्लियरिंग करती है, और जो सीडीसी अकाउंट में आके जो पार्क होते हैं वो ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज के अंदर आके वो पार्क होते हैं। यानी अगर आपने आज ट्रांजैक्शन की है तो 2 दिन ट्रांजैक्शन प्लस 2 डेज के बाद वो शेयर्स आपके उस सीडीसी अकाउंट में पार्क होने चाहिए। अब इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कि भाई क्या मैंने वाकई जो मैंने ट्रेड डाली थी वो आई भी है कि नहीं है, एक तो नेशनल क्लियरिंग का अपना सिस्टम है जिसके थ्रू आपको उसी स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम में अलर्ट्स आ जाते हैं, और आप इसके बाद वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका सीडीसी अकाउंट जो आपने शेयर्स परचेज किए हैं वो आपके पास शेयर्स अवेलेबल हो गए हैं कि नहीं हुए। इसके लिए हमने इन्वेस्टर्स के लिए सीडीसी एक्सेस फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। आप राउंड द क्लॉक कभी भी अपने अकाउंट को अपने हमारी cdcaccess.com पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, एंड राउंड द क्लॉक एनी टाइम यू कैन एक्सेस योर अकाउंट। आप उधर से वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये शेयर जो मैंने परचेज किए थे ये मेरे अकाउंट में अवेलेबल भी हैं कि नहीं है। और जब भी आपकी ट्रांजैक्शन हो रही होती है सीडीसी की तरफ से आपको आपके शेयर जब आउट होते हैं आपके सीडीसी अकाउंट से निकलेंगे तो एक अलर्ट आप लोगों के ईमेल के ऊपर आ जाएगा, एसएमएस आ जाएगा कि आपके इतने सिक्योरिटीज ट्रांसफर हो गई हैं। तो ये तो सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट की थी। अब जिस तरीके से जो एलिजिबल ब्रोकर हैं, बहुत से इन्वेस्टर्स हैं वो कहते हैं कि जी हमने अपना सीडीसी अकाउंट किसी
जो वो तो मैंडेटरी है सब अकाउंट उनके पास मेंटेन करना, लेकिन हम अपने शेयर्स को चाह रहे हैं कि ये हम किसी ब्रोकर की कस्टडी में ना छोड़ें। तो उसके लिए सीडीसी एक और अकाउंट ओपनिंग के लिए इन्वेस्टर्स के लिए फैसिलिटी दे रहा है, जो सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट फैसिलिटी के तौर पे सामने आती है। अब आपके जो शेयर्स उस सीडीसी ब्रोकर के पास, जो सीडीसी सब अकाउंट में जो ब्रोकर के पास पार्क थे, वो आप अपने शेयर्स को मूव कर सकते हैं अपने इस सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में। अब जब आप सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में आपके शेयर्स मूव हो जाएंगे, तो अब आपके कोई भी ब्रोकर उन शेयर्स की को एक्सेस नहीं कर सकता, वो डायरेक्टली आपकी एक्सेस में होंगे। हम अभी जो है माशाल्लाह से हमारे पास जो लेटेस्ट हमारी फिगर है, अराउंड 7 ट्रिलियन के करीब हमारी जो सीडीएस सिस्टम में जो हमारी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ है वो सीडीएस सिस्टम में मौजूद है। और अब इस कंपनी को बने हुए 25 ईयर्स हो गए हैं, एंड उस वक्त से आज तक कोई भी एक ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं हुई जिसके अंदर ये कहा गया हो कि जी ये एरोनियस ट्रांजैक्शन हो गई है या कोई गलती से कोई शेयर्स यहाँ से निकल गए हैं। तो हमारा सीडीएस सिस्टम इतना हमारा मजबूत है, कोई साइबर अटैक नहीं हुआ, हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि हमने उसके लिए फायरवॉल्स और सारी चीज़ें अवेलेबल की हुई हैं। तो इसके साथ ही फिर दूसरा हमारा, हम सीडीसी एक तो ये आपको बुक एंट्री में सर्विसेज दे रहा था कि आपके कस्टडी प्रोवाइड करने के लिए, सीडीसी ट्रस्टी एंड कस्टोडियल भी है। जिस तरह से फरूख साहब ने बात की थी कि अगर आपको स्टॉक मार्केट का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, देन यू गो फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड का एक प्रोसेस है, म्यूचुअल फंड इनकॉर्पोरेशन के बाद उसे एक ट्रस्टी हायर करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीडीसी जो है मोर देन 80% 90% के करीब जो भी म्यूचुअल फंड इस मार्केट में, पाकिस्तान कैपिटल मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका सीडीसी ट्रस्टी है। और अराउंड 3 ट्रिलियन से अबव की वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ जो हैं वो हमारे ट्रस्टी एंड कस्टोडियल के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद अगर आप उसके लिए म्यूचुअल फंड के लिए, तो आपको यह है कि आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड को भी अप्रोच कर सकते हैं। और एक हमारी इमलाक की प्रोडक्ट है जिसमें आप हमारे वेब पोर्टल के थ्रू, आप इमलाक के पोर्टल के थ्रू डायरेक्टली अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें कर सकते हैं। और सीडीसी बेसिकली मेनली जो है अंडर द सुपरविजन ऑफ एससीसीपी, जो भी हम अपने रेगुलेशन बना रहे होते हैं वो एससीसीपी से अप्रूवल के बाद बना रहे होते हैं। थैंक यू ज़फर। अब हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ जाएंगे, और एक चीज़ आप लोगों के जहन में आई थिंक अब वाज़ेह हो गई होगी कि ये जो हमारे सामने कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के 3 अहम इदारे मौजूद हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, एनसीसीपीएल और सीडीसी, एंड ऑब्वियसली अंडर द सुपरविजन ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सो वन कैन बी वेरी श्योर अबाउट कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स में अब फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है। कस्टडी जो है, ट्रांजेक्शन्स जो हैं, सेटलमेंट्स जो हैं, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में से हो रही हैं। तो अब ये चांस बहुत कम है, शायद ना होने के बराबर है, कि कोई ह्यूमन इंटरवेंशन इसको मैनिपुलेट कर सकेगी। सो अगर आप लोग कभी ये देखते हो या सुनते हो कि मार्केट में कुछ गलत हो गया, तो वो यकीनन किसी की जजमेंट कॉल गलत हो सकती है व्हाइल मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, बट इट्स नॉट अ फॉल्ट ऑफ द सिस्टम। सो नाउ आई विल ओपन द फोरम फॉर द ऑडियंस, बट बिफोर आई टेक अ क्वेश्चन, हमारे जो तीनों पार्टिसिपेंट्स हैं, इनके स्टॉल्स यहाँ पे मौजूद हैं। आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज ऑल ऑफ यू टू गो visit their stalls, see what they are offering, and avail their opportunities which they are offering to you. So the floor is open for questions. मेरा नाम हसनैन है। मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, जैसे क्रिप्टो करेंसी से ही रिलेटेड है कि क्रिप्टो करेंसी स्टार्टेड लाइक एट 2009 में आई थी और उसकी स्टार्टिंग प्राइस थी $0.21, और इस वक्त करंटली एट वो $68,000 पे ट्रेड कर रही है। ठीक है, वो अब कहने का मकसद ये है कि दैट्स फॉर श्योर कि एक फ्यूचर है, मतलब उसकी अडॉप्शन इतनी ज़्यादा हुई है, मतलब कि जनरल पब्लिक ने उसको इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है कि वो उसकी प्राइस वहाँ तक पहुँच गई। तो सर मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि इन फ्यूचर क्या आप लोग देखते हैं कि कोई ऐसा हो सकता है कि जो स्टॉक्स को और कोई हाइब्रिड सिस्टम जनरेट हो जाए, जो कि हो सकता है, आप बिलीव करें कि एक कॉइन को जनरेट करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। मतलब आई कैन जनरेट अ कॉइन ऑफ माइन एंड यू कैन जनरेट अ कॉइन ऑफ योरसेल्फ एट विद इन 10 मिनट्स। मेरा दूसरा सवाल इसमें सर ये है कि हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं एससीसीपी स्टॉक एक्सचेंज की, वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्यों हैं? हम स्काल्पिंग की तरफ क्यों नहीं जाते? हम डे ट्रेडिंग की तरफ क्यों नहीं जाते? ठीक है, हम क्या नाम है उसका, स्विंग ट्रेडिंग की तरफ क्यों नहीं जाते? ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, और हम सब यंगस्टर्स जितने भी हैं, हम इतना, हमारे पास इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट है नहीं,
और जहाँ तक मुझे शायद नॉलेज, आई डोंट नो कि ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन कि आपको स्टॉक्स को लॉट्स पे बाय करना पड़ता है, ठीक है, नंबर ऑफ लॉट्स पे बाय करना पड़ता है, लिक्विडिटी नहीं है। अगर रिटेल को अपने रिटेल को अगर हम करेंगे, उससे लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, जिसका इन्वेस्टर्स को भी फायदा होगा, जिसका रिटेल को भी फायदा होगा, और जिसका स्टॉक एक्सचेंज को भी फायदा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आई वुड रिक्वेस्ट आकिब साहब, इन्होंने दो बातें की, एक तो इन्होंने क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कहा कि इट्स द फ्यूचर, सो मे बी वी कैन वर्क फॉर सम हाइब्रिड सिस्टम, और इनका एक जुमला मुझे पसंद आया, इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो इन्होंने ट्रेडिंग और स्विंग अकाउंट्स और उसकी तरफ बात की। सो एज चेयरमैन SCCP, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज आंसर द क्वेश्चन। क्रिप्टो के हवाले से तो आई थिंक इट्स अ पॉलिसी मैटर। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो आपको कोई प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट नहीं कर रहा, सब ऑपरेट बाहर कर रहे हैं। सो समथिंग विच इज़ नॉट परमिटेड एज दिस स्टेज। जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया था, मैं यही हद तक कहूँगा कि वो ज़रा अपना एनालिसिस खुद कर लें कि वो परमिसिबल एक्टिविटी है या नहीं है, या जो भी कानून का आज के दिन में है। ज़ाहिर है वो पॉलिसी पे किस फॉर्म में, किस कंडीशन पे होना नहीं होना, वो टाइम के साथ उसको वाज़ह होगा उसका। दूसरा जो आपका सवाल था डे ट्रेडिंग, या देखिए, एक मार्केट की सबसे बड़ी जो शान या आन वो इन्वेस्टर है, नंबर वन। जितने ज़्यादा होंगे उतनी मार्केट में ज़्यादा एक्टिविटी होगी, जितना ज़्यादा अच्छी प्राइस डिस्कवरी होगी उतनी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। सिर्फ नंबर नहीं होना, हर इन्वेस्टर अगर कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी कर रहा है, तभी ट्रेड होगी। अगर मैं आज बाय कर रहा हूँ कि ये बढ़ेगा, तो सेल वाला क्यों सेल कर रहा है, उसका एक व्यू हो सकता है। तो ज़्यादा लोग होंगे, हर एक का अपना व्यू होता है। कुछ लोग होते हैं वो 3 महीने का होराइजन लेके आते हैं, कोई 3 साल का लेके आता है, कोई 30 साल का लेके आता है, अगर वो पेंशन में इन्वेस्ट कर रहा है। इसी तरह जो डे ट्रेडर है, वो डे ट्रेडिंग भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। एक वक्त ऐसा था, आई थिंक 2000 लेट 90s, हमारा जो वेलोसिटी या टर्नओवर डे ट्रेड का सेटलमेंट का उसको कहते हैं, कि अगर 100 रुपये की ट्रेड हुई है तो सेटल कितनी की हुई, बिकॉज ट्रेड में अगर आप एक ही दिन में सुबह बाय करें, शाम को सेल कर दे, तो वो सेटलमेंट में जाती ही नहीं है, क्योंकि नेट हो गई आपकी ट्रेड। ठीक है, तो आपकी सेटलमेंट रेशो बहुत कम थी पाकिस्तान की, क्योंकि आपकी ज़्यादातर डे ट्रेड में थी। तो ये जिस तरह मैंने कहा कि जितने ज़्यादा इन्वेस्टर होंगे, जितने डिफरेंट व्यू होंगे, कोई डे ट्रेड करता है, कोई इन्वेस्ट करता है, कोई शॉर्टर ड्यूरेशन, कोई लॉन्गर ड्यूरेशन पे जाता है, कोई आर्बिट्राज कर रहा होता है, तो डिफरेंट, और कुछ स्पेकुलेट प्योर ही कर रहा होता है कि यार 3 दिन बाद बेचूंगा, 4 दिन बाद बेचूंगा, कि ये कोई न्यूज़ आ रही है या कुछ आ रहा है, उसका व्यू हो सकता है। मैं विद इन द लीगल पैरामीटर्स बात कर रहा हूँ, तो वो व्यूज़ आ जाएगा, उसी हिसाब से मार्केट में लिक्विडिटी रहती है। Farooq, if you want to add anything. You've covered it all. और जिस तरह आपने कहा कि there is no restriction. If someone feels they are a talented trader, there is no restriction कि वो ट्रेड नहीं कर सकते। मगर जो रिकॉर्ड है लोगों का कि ट्रेडिंग में लॉसेस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। So it depends on your risk appetite. Many people have, if they have 100 rupees, maybe 80% might be an investment portfolio and 20% might be that which they trade more frequently. So that is up to everyone individually. मगर इसमें कोई बार या restriction नहीं है, as long as आप publicly available information पे ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट डे ट्रेडिंग में अगर आप ज़ाहिर है 2 ट्रेड करते हैं, सुबह बाय करते हैं, शाम को सेल करते हैं, या 1 मिनट में बाय करते हैं, दूसरे मिनट में सेल करते हैं, करेक्ट मी फॉर, आपको चार्ज सिर्फ एक साइड की ट्रेड का होता है। अगर आपसे एम आई राइट, ब्रोकरेज का चार्जेस भी हैं। सो इन अ वे इट इज़ कि अगर आप उसी दिन ट्रेड करेंगे तो 2 ट्रेड में एक मुफ्त मिलेगी आपको। तो इसलिए लोग ट्रेड करते हैं डे ट्रेडिंग में, और क्योंकि सेटलमेंट का रिस्क नहीं होता, उसमें सेटलमेंट के चार्जेस नहीं आते, इसलिए उसका रेट कम हो जाता है। Assalamu alaikum. My name is Masood Anwar. I am investing in stock since 1990. Right? In 1996, I went to Karachi to attend the portfolio management course by Ismail Saab. Okay? My question is, I am getting my money in dollars and I have been investing in stocks. I am net loser since last 20 years. Your comments, please. So would you like Anybody? You Yeah, see, अपना- again I'm saying, अपना सवाल I- रिपीट कर see, दीजिएगा सर आप। the whole investment is to convert today's money into tomorrow's money. राइट, I got my money in dollars, changed into rupees, invested in stocks, and ended in loss during last 10 years constantly. See,
how good is the stock market? ऑलराइट, तो Now मैं you फरूख साहब suggest me. और फरूख साहब के साथ फिर आकिफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अगर आप इनके सवाल का जवाब दे दें। आपने जो रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं वो डॉलर्स में कर रहे हैं या रुपीज़ में कर रहे हैं? रुपीज में रुपीज़ में कर रहे हैं। तो फिर आपने मेरे ख्याल में एडवाइस आई डोंट नो किससे ली आपका, बट इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। आप मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो नीचे लिखा होता है मार्केट कैन गो अप एंड मार्केट कैन गो डाउन, जो कि मैंने शुरू में कहा, चाहे वो रियल एस्टेट हो या जो भी एसेट हो, उस पर उतार चढ़ाव तो फैक्ट ऑफ लाइफ है। अब आई डोंट नो आपने किस में इन्वेस्ट किया, किस चीज़ में इन्वेस्ट किया, किस टाइम पे इन्वेस्ट किया, तो ये तो आपका पर्सनल एक डिसीजन जिसकी बेसिस पे हुआ। या तो हो ना कि अगर सिस्टम में कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से आपके रिटर्न पे इम्पैक्ट आया, जरूर बताइएगा। I got best of advices from AKD and Abbasi and Company, right? And that's how I invested. And I do study the stocks. Okay? The stocks did go up, and my evaluation now is that the base value of stocks has gone up because of the inflation, and the future is real good. ठीक है? लेकिन मेरा सवाल वही है, if I had invested in gold, I would have been a beneficiary. If I kept my dollars intact, I would have been better. My question to you is, why in stocks? जी, And how to go about it? I want to have your learned experience and learned advice. अगेन आई थिंक जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा कि आपने क्या इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ली, वन डजंट नो, मगर अगर आप मार्केट को देखें तो अगर किसी ने 91 में इन्वेस्ट किया था तो ही और शी शुड बी अ वेरी रिच पर्सन टुडे, बिकॉज जो KSE 100 इंडेक्स था, मुझे अब याद नहीं मगर मे बी इट वाज इन सम हंड्रेड्स, 400-500 या 600 इस तरह कुछ था, और yesterday it closed at close to 76,000. So that's the top 100 companies, उनकी कैसे prices increase हुई हैं। अगर आप 20 साल का हमने ये analysis भी किया है कि over 20 years, even in dollar terms, जो है it's been significant positive return। अगर आप KSE 100 का capital growth देखें और dividends जो उस पे पे हुए उनकी reinvestment को देखें, तो आई एम सरप्राइज कि अगर आपने 99 अर्ली 90s से इन्वेस्ट करना शुरू किया था कि टुडे यू शुड बी इन अ लॉस। जिससे मैंने कहा आप सिर्फ इंडेक्स को ही देख लें, अगर आपने सिर्फ KSE 100 इंडेक्स ही लिया होता तो वो 400-500 से जो है अभी 75,000 पर है। सो आई थिंक जो आप कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, एक तो किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं आप, अगर खुद नहीं है इंटरेस्ट या नॉलेज तो थ्रू म्यूचुअल फंड्स या ETFs इन्वेस्ट करें, मगर आई मीन आई डोंट, दैट्स माय बेसिक आंसर। My next question. There are certain companies who got huge profits. PE ratio is high, but they are not distributing dividends. How do you take care of that? I give you example. Travelers Limited, right? Now I want to hear from you what kind of management you are doing in the interest of investors, that those who have got retained earnings, why they are not dishing out dividends. फ्रेमवर्क में जो डिविडेंड का डिसीजन है वो कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। फिर अगर वो एनुअली उसको शेयर होल्डर्स उसकी अप्रूवल देते हैं AGM के अंदर। मैंने शुरू में जिक्र किया था कि जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग को हम ज़रा फैसिलिटेट ज़रूर कर रहे हैं, उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह जून एंड तक उसके जो भी मेजर्स हमने लिए हैं, ऑलरेडी वैसे वो आज भी आप वोटिंग के थ्रू मीटिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, बट वो कुछ लोग ऑफ़र कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। उसी सिलसिले में पूरा अरेंजमेंट की जा रही है कि इसको एक तो मैंडेटरी किया जाए, इसको हम एवेलुएट करें, अगर किया जाए तो किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बिकॉज आज के दिन में जो कानून है वो शेयर होल्डर्स बोर्ड को इलेक्ट करते हैं, बोर्ड डिसाइड करता है। वी वांट टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहाँ पे जो मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके पास एक्सेस हो कि वो अपनी मर्ज़ी का अगर वो इकट्ठे होकर वोट कर सकें तो डायरेक्टर्स अपने लेके आ सकें, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा हो या कम से कम एक हो। उस ये दिस इज़ द वे। अदरवाइज़ तो ये बोर्ड का डिसीजन है। अगर तो वो डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर रहा है असूली तौर पे, या तो वो कोई री इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, उसी लिए रखा हुआ है उन्होंने, पैसा तो कंपनी के अंदर ही है, या वो बोनस इशू कर लेते हैं तो, और वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर रिटेन अर्निंग है वो प्राइस के अंदर वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा तो प्राइस पे भी है। बट एक चीज़ जेब में रखिएगा, जो आपने पहले और दूसरे सवाल दोनों से लिंक्ड है, प्राइमरीली पहले सवाल से लिंक्ड है,
मार्केट वैक्यूम में क्रिएट चलती नहीं है, वो इकोनॉमी के साथ है, उतार चढ़ाव उस हवाले के साथ। अगर तो उनका डिसीजन है कंपनी का रिटेन रखने का कि बाद में इन्वेस्ट करना है, दैट्स अ सेपरेट इशू। बट आज के दिन में जो वो है कानूनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें तो वो बोर्ड के ऊपर ही है, कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी जिसको हम नाम देते हैं। तो इंश्योर के जो अगर वो कॉर्पोरेट जो AGM है उस पर पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो सके, लोगों को मौका मिले कि उस पर वोट करें जो भी उसमें आ रहा है, एंड दैट्स अबाउट इट। अगर आप ये आपके जेन में को आप बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम कोई इसमें एक्शन लें उसके ऊपर कि जी जाके आप डिविडेंड ज़बरदस्ती करें, तो वो फिर उसके अपने एक इम्प्लीकेशंस हैं। वो लाइक आई सेड, हर एक इन्वेस्टर जिसके पास 500 शेयर हैं, जिसके पास 5000 हैं, तो बात तो अपने तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना। इफ़ वी स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस जो कि बोर्ड ने लेने हैं, तो वो भी आप मुनासिब नहीं समझेंगे। एक सूरत में आपको शायद अच्छा लगे, दूसरी सूरत में आपको अच्छा ना लगे। और मैंने तो कानून के दायरे में रहते ही ऑपरेट करना है उसको, जाती ख्वाहिशात पे नहीं, कानून के दायरे में रहते हुए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ेगा। हाँ, अगर दुनिया की जो प्रैक्टिस है, दुनिया में भी यही है कि कंपनियां डिक्लेयर करती हैं कि पॉलिसी उनकी है क्या। वो कई कुछ कंपनी अच्छी कंपनीज हैं, वो दे नॉर्मली डिस्क्लोज कि 5% क्वार्टरली में बात कर रहा हूँ, ये 10%, वट एवर द परसेंटेज, they actually then disclose and they actually try to adhere to that percentage। हमारे यहाँ पे मार्केट में, मैंने शुरू में भी कहा, हमारे यहाँ पे लिस्टेड कंपनीज में भी शेयर होल्डिंग बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड है, फैमिली ओन्ड ही हैं। वेयर अगर आप वेस्ट पे चले जाएं या बाकी मार्केट्स में भी जाएं तो वहाँ डिस्पर्स शेयर होल्डिंग है। तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं या छोटे शेयर होल्डर्स हैं, दे गेट द राइट टू एक्चुअली हैव अ से इन द एनुअल जनरल मीटिंग, तो वहाँ से डिविडेंड आ जाता है। तो कुछ स्ट्रक्चरल इशूज़ भी हैं, बट जो एक्सेस है एक शेयर होल्डर को वोट करने की, अगर आपके पास 500 शेयर्स हैं तो आप जनरल मीटिंग में नहीं जाएंगे दूसरे शहर में उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसको ज़रूर हम फैसिलिटेट कर चुके हैं और फर्दर भी कर रहे हैं। आज आप कर सकते हैं, कंपनी ऑफर करे, वी आर टेकिंग इट टू दिस लेवल कि उसको मैंडेटरी किया जाए। उसमें भी दो राय हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो या ज़्यादा टाइटली कंट्रोल कंपनीज़ हैं वो इसके फेवर में नहीं है। मेरा ज़ाती तौर पे, बाकी कमीशन को होगा वो फैसला जब भी हुआ कि किस तरफ को हमें जाना चाहिए, जिसके लिए फिर होगा। मे भी वो ग्रेजुअल भी हो सकता है कि स्टेप बाय स्टेप ले जाएं, बट अल्टीमेटली फ्यूचर इसी में ही है कि ई वोटिंग होनी चाहिए और 100% ई वोटिंग होनी चाहिए। Thank you, sir. I think corporate democracy का word जो sir ने use किया, that's the culture we need to promote. Since I've been informed that we are running out of time, so I would take one more question from the audience. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमराना कोमल है और मैं सहाफ़ी हूँ और पेशे के लिहाज से वकील हूँ और ख़ास तौर पे डेवलपमेंट सेक्टर पे एक एज आ कंसल्टेंट काम करती हूँ। सर मेरा थोड़ा सा आपने बड़ा अच्छा जो शुरू किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हम सब की करवा दी। जो आपके 4-5 क्वेश्चन थे वो अभी तक इसी वजह से आसानी से क्वेश्चन कर सके। और हमें थोड़ा सा एक ये भी कि ना हम इतना ईज़ का वो हो गए कि जो चीज़ हमें मोबाइल पे मुयसर होती है ना, हमने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है मोबाइल को, जिसकी वजह से हम बहुत वो है। सर थोड़ा सा ये कि जैसे अब आकिब सईद साहब ने हमें बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया कि SACP किस तरीके से काम करती है और फंक्शनल है। और ये मेरा अपना भी तजुर्बा है कि मैं जब अपनी फार्म रजिस्टर कराने गई हूँ तो बड़े आसानी से मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि इस तरह से आप वहाँ जाए और फौरी तौर पे सारी चीज़ें मुझे भेज दी गाइडलाइन। सर मैं थोड़ा सा, चूँकि मैं एज हम लोग काम करते हैं इस हवाले से, कारकुनान के हवाले से मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या हमें बहुत सारी जो नॉलेज है, ये जैसे कहते हैं ना कि सनतकार का बेटा ही सनतकार बनेगा, कारकुन ये सोच रहा होता है कि अच्छी तनख्वाह कैसे मिलेंगे और बेटे को बताए कि अच्छा मुलाजिम कैसे बन कर रहना है। क्या हम अपने मैट्रिक तक के निसाब में छोटे छोटे अपने अदारों के तारुफ नहीं करवा सकते, ताकि देखिए अब ये देखें नेफ्टेक में देख रही हूँ, नेफ्टा देख रही हूँ और इस तरीके से जो बहुत सारी चीज़ें वहाँ हमें बताया जाता है कि आपने यानी कि सनत ही, क्योंकि एक सनतकार को अपने कारकुन चाहिए होते हैं और वो कारकुनों बनाने की इंडस्ट्री भी लगाता है, कारकुन बनाने की, मजदूर बनाने की इंडस्ट्री लगाई जाती है। इन्वेस्टर बनाने की इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाई जाती? इन्वेस्टर आपने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी कि अपना 5000 का पिज़्ज़ा अगर आप आज नहीं खाते, अपने आप को कहते हैं कि बेटा इसकी इन्वेस्टिंग करो, आज तुम 5000 बचाओगे तो कल हो सकता है कि
10,000 6 महीने के बाद भी वो कर लो तो तुम्हारी डबल होके आएगी। तो ये वाली जो चीज़ है, ये कब तक सीना बसीना और जहन टू जहन और बाप से बेटे को होगी? जबकि आप ये देखें कि इसी वजह से सनतकारों के जो वो 5% लोग हम पे मुसल्लत हैं, और हम सब इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद शादियों पे लुटा देते हैं, क्या कहते हैं, फौदगियों पे उड़ा देते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारे पास मौजूद है, हर बंदा इन्वेस्टर बन सकता है। काइंडली मेरी आप सबसे इल्तिजा है कि आप इखलाकिया और यानी कि अपने जो निसाब है हमारा, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स सब इन्वेस्टर बन सकते हैं, मैट्रिक तक की तालीम को आप इससे जोड़ें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिस इमराना, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। सर मैं वैसे तो चेयरमैन साहब इसको लीड करें, इनका क्वेश्चन इस तरफ डायरेक्टेड है कि करिकुलम में अगर इसको इनकलकेट किया जाए फाइनेंशियल लिटरेसी को, तो दैट्स गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस इन आवर कमिंग जनरेशन। सो सर, सिंस यू आर द हेड ऑफ SSCP and the head of Investor Education Department, so I would like to have your comment on this particular issue. आपने जी जो प्रोग्राम है हमारा इन्वेस्ट एजुकेशन अवेयरनेस का, उसका नाम ही हमने रखा है जमा पूंजी, क्योंकि उसकी जो कॉन्नोटेशन है थोड़ी सी नेगेटिव आती है जमा पूंजी लुट जाने के लिए। तो हमने उसको जानबूझ के, ताकि लोगों को बायर भी अवेयर, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था, आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो तहकीक करते हैं, घर जो भी एसेट खरीदने जाते हैं तो आपको खुद ही उसको, अगर आपकी जो जमा पूंजी है आपको उसको किस तरह प्रोटेक्ट करना है, वो सिर्फ तालीम के थ्रू या आगाही के थ्रू कर सकते हैं। तो उसका पूरा एक प्रोग्राम है, इसमें उस्मान सैयद बैठे हेड कर रहे हैं, मुर्तज़ा भी उसका हिस्सा है। उस पर शॉर्ट टर्म में तो ज़ाहिर है हम यूनिवर्सिटीज़ में जाके या जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं उनमें जाके सेशन करते हैं। मीडियम टर्म में हमने यूनिवर्सिटीज़ के साथ जाके प्रोग्राम करते हैं, और HEC के साथ बात चल रही है कि उनके जो अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम है उसके अंदर कॉमन हो जाए इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के हवाले से, नॉट सिर्फ कि वो स्टॉक एक्सचेंज की हद तक हो, पर लोगों को पता हो कि कौन से एसेट्स हैं जिनमें वो सेव कर सकते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें देखनी है। और आखिरी इज़ जो लॉन्ग टर्म है वो हमने स्कूल्स के अंदर भी, इसके अंदर करिकुलम के अंदर फेडरल जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उससे हमारा MOU भी है, वी आर वर्किंग ऑन इट। बल्कि मेरे ख्याल में कल मंडे से आपका ट्रेन द ट्रेनर है कि 1500 स्कूल हैं, फेडरल टीचर्स को हम ट्रेन कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी में, ताकि बच्चों को पढ़ा सकें। ऑलराइट, थैंक यू सर, थैंक यू ऑडियंस। सर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, चेयरमैन साहब, फारूक साहब, लुकमान, जफर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। सेशन का वक्त खत्म होता है, इंशाल्लाह आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इन इदारों की वेबसाइट्स को विजिट कीजिए, SSCP की वेबसाइट को विजिट कीजिए, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, विल ट्राई टू मेक श्योर दैट यू विल गेट द बेस्ट आंसर्स। थैंक यू।